हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं कि 14th जेपीएससी के लिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ 14th जेपीएससी जिसकी टेंटेटिव डेट क्या है, 8 मार्च है, 8 मार्च है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं। करंट अफेयर्स की हम तैयारी कर रहे हैं। बाद में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बाद में जो है करंट अफेयर्स की जब एग्जाम सर पे आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, एक जो हेडर क्रिएट हो जाता है मन में, तो करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं हो पाती। स्पेशली बाकी सब चीज़ों की तो दिक्कत होती है, करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाती। तो उसी ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जनवरी से, बार बार आपको बता रहा हूँ, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। बाकी के जब लास्ट 10-15 दिन बचेंगे एग्जाम के, तो जो 1-1.5-2 महीने के करंट अफेयर बचते हैं जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे मेनली डिस्कस किया जाता है, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो साल भर करंट अफेयर पढ़ते आए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 लाख से 80,000 से 90,000 करंट अफेयर जनरेट होता है। जो ये पढ़ सकते हैं वो ये वीडियो ना देखें, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते हैं या जो नहीं पढ़ना चाहते हैं और 800 से 1000 करंट अफेयर में अपना 15 में से 12 क्वेश्चन जो है कर लेना चाहते हैं। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बता रहा हूँ 30 मार्क्स के पेपर 1 में करंट अफेयर्स के। स्पेशली मेंशन है सिलेबस में कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 10 से 12 मार्क, हमारा टारगेट है 10 से 12, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना, हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है और नौकरी पानी है, टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। टॉपर बनने के चक्कर में बस किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब हो जानी है, आप समझ रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट जॉब हो जानी है। आप ज़िंदगी भर पढ़ाई किए हो नहीं किए हो, बस आपने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो आप पा चुके हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी कर रखा है और ज़िंदगी भर पढ़ाई करने में कैसे भी हों आप, लेकिन भारत सरकार और आपकी भारत की जो राज्य सरकार है आपको एक बढ़िया सुनहरा मौका देती है कि 6-7-8 महीने की इंटेंसिव तैयारी में आप अपनी पूरी लाइफ सिक्योर कर लीजिए। ये कहीं नहीं होता है, ठीक। और उसमें पढ़ना भी क्या है, न्यूज़ पढ़नी है आप, ठीक है। चूंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इसलिए वो कठिन है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई गणित विज्ञान इंजीनियरिंग करनी है आपको। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको पढ़ते जाना है, याद हो गई तो हो गई, और उसको जाके क्या करना है, रिकॉल करना। और याद भी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको तो ये भी मना कर रहा हूँ कि पेन पेपर कॉपी लेकर भी नहीं बैठना है। नोट्स बनाने से करंट अफेयर का न्यूज़पेपर का नोट्स धरती पे कहीं नहीं बनाया जाता है, ठीक। आपको जो है बस सुनते रहना है, ठीक। जैसे समाचार सुनते हैं वैसे सुनते रहना है, ठीक। स्क्रीन पे ध्यान देना, 2 से 3 बार वीडियो देखनी है, लास्ट में एक बार और देख लेना, 1.5 गुना 2 गुना की स्पीड पे देख लेना, ठीक। उससे क्या होगा, ऑप्शन देख करके आप रिकॉल कर सकते हैं, मेरी आवाज़ ध्यान में आएगी, जो भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर करने का यही तरीका है, ये नहीं कि जो है 10 मैगज़ीन कर ली और यूट्यूब पे जो है, सभी लोग यूट्यूब पे तो टीचर ही हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन हमें इस समय सबसे चालाकी की बात ये है, सबसे विज़डम की बात ये है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, किस इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को नहीं भरना है, ठीक। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि हमने साल भर के करंट अफेयर्स को 16 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। जो मेजर 2 टॉपिक है जिसमें लगभग 50% ऑफ वीडियो जाएगा वो है नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट में, ठीक। बाकी सब एक-एक सिंगल-सिंगल 40 मिनट 30 मिनट के वीडियो के काम में है, ठीक। बस ये 2 वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट। इसमें करीब 5 वीडियो लगेगा और इसमें करीब 2 से 3 वीडियो लगेगा और बाकी सारा एक-एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जब बजट आएगा 2026 का तो हम तब देखेंगे, अभी इस पुराना बजट पढ़ने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये इस लेक्चर का हमारा इस नेशनल इवेंट का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। नेशनल इवेंट का ये चौथा वीडियो। 1 मिनट, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है, उसको चार्जिंग में लगाना है, ठीक है। 1 सेकंड, इसको लगा दूँ मैं चार्जिंग में और शुरू करते हैं हम। अ, 1 सेकंड, ये ज़रा-सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे ऐप पर जाएँगे, गूगल प्ले पर सिलेक्ट सिविल्स नाम का ऐप है हमारा, ठीक है। और उसमें 99 रुपीज़ के छोटे से प्राइस में क्या रखा है, हमने 15 एमसीक्यू दे रखा है आपको विद सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। करीब 60, 70, 80 पेज का जो है एमसीक्यू आप सॉल्व करिए और फिर उसमें डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं आपको पीवाई, मैं खुद ही जो है पीवाईक्यूज़ के 4 साल के पीवाईक्यूज़ के वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक। बाकी सब तो फ्री है, बस ये 99 रुपीज़ का आपका मिनिमम पेमेंट करके आप एमसीक्यू लेकर के एक पेपर का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बाद में एमसीक्यू भी नहीं होने जाएगा, आपको पता चले 2 दिन बचा और एमसीक्यू कर रहे हैं, नहीं, अभी आपके पास एक कर, सबसे बढ़िया ये है कि आपके पास एक मौका है बाकियों से आगे रहने का, इसीलिए हमने 99 रुपीज़ का रखा भी हुआ है। बाद में एक्चुअली इसका प्राइस हमने डिसाइड किया हुआ था 599, लेकिन हमने फिर सोचा कि जो बच्चे जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं, एक उनको एक रिवार्ड दिया जाए, एक इनाम दिया जाए और सिर्फ 99 रुपये में, 100 रुपये से भी कम में जो है आपको एमसीक्यू 15 एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक। तो इस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पेपर 2 के लिए नींव है और पेपर 1 के लिए बुनियाद करके है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। पहला न्यूज़ क्या है, ढोडो विलेज इन गुजरात रिसेंटली बिकेम फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि गुजरात का ढोरडो गांव
हाल ही में पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित गांव हो गया। मतलब ये पहला गांव है इंडिया का जो कंप्लीटली किससे पावर्ड है, सोलर एनर्जी से। ठीक, फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ये सिंपल सी न्यूज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा विलेज है, किस राज्य का विलेज, एकमात्र विलेज है जो कंप्लीटली जो है सोलर एनर्जी से पावर्ड है। तो वो क्या है, गुजरात का ढोडो विलेज। ठीक, ये छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं। जैसे जो मतलब इंडिया में पहला, दुनिया में पहला, इस टाइप के न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका सटीक आंसर होता है। तो इन क्वेश्चंस को फ्रेम करना बड़ा आसान होता है। ओके, इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना वही होती है। तो कई सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर, मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इसका एलिमिनेशन करने का कई तरीका। पहला तरीका ये है कि क्या इस न्यूज़ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, और फ्रेम किया भी जा सकता है तो क्या उस न्यूज़ का जो क्वेश्चन बन रहा है उस न्यूज़ से क्या सटीक आंसर है, मतलब विदाउट अ डाउट सटीक आंसर है। मतलब ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ने आंसर डिसाइड कर लिया, बाद में ऑब्जेक्शन हुई, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये न्यूज़ नहीं पूछी जा सकती है। ठीक, लेकिन ये न्यूज़ जो है सिंपली सा है कि ढोडो विलेज जो है गुजरात का रिसेंटली बिकम फुल्ली पावर्ड। अब सिंपल सा ऑप्शन देकर के कि गुजरात का है कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है, किस राज्य का एक गांव जो है कंप्लीटली जो है सोलर एनर्जी से संचालित होने लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ढोडो। ओके, अगला न्यूज़ क्या है, जनरल अनिल अनिल चौहान टेन्योर एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज़ बीन extended until मई 2026. The Appointments Committee of the Cabinet chaired by the Prime Minister approved this extension. इस एक्सटेंशन को, यानी कि हमारे जो अनिल चौहान है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सेकंड, ठीक, सेकंड सीडीएस है हमारे। फर्स्ट सीडीएस आपको पता है ना, जो कि शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका नाम था क्या, विपिन रावत। ठीक, ये पहले जो है सीडीएस है। सीडीएस बहुत सारे देशों में क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। हमारे यहाँ सीडीएस की पोस्ट नहीं थी। सीडीएस का काम है कि जो डिफेंस स्टाफ है, डिफेंस मतलब होता है आर्मी, नेवी और और वो क्या बोलते हैं, एयर की जो है एयरफोर्स हमारी, उस तीनों के कंबाइंड उसको बोलते हैं डिफेंस स्टाफ। अब इनका जो हेड होता है एक तरीके से, अभी तक क्या है कि आर्मी का चीफ है, नेवी का चीफ है और एयरफोर्स का चीफ है, वो अलग अलग लोग हैं। ठीक, लेकिन ये सीडीएस क्या कर रहा है कि तीनों को एक तरीके से एक सेंट्रल कमांड बना करके कंट्रोल करने का एक काम है। ठीक है, वैसे तो काम में नहीं आता, लेकिन वॉर वगैरह में क्या होती है, वॉर सिचुएशन में क्या होती है, नेवी और आर्मी और एयरफोर्स में कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक सेंट्रलाइज कमांड बनाने के लिए एक सीडीएस की पोस्ट को जो है डिज़ाइन किया गया। तो पहले सीडीएस थे विपिन रावत और दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। इनका टेन्योर जो है बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है, मई 2026। और किसने ये टेन्योर बढ़ाया, सीडीएस की अपॉइंटमेंट करता कौन है, वो हमारी जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की। आपको पता है ना कि बहुत सारी कमेटीज होती हैं कैबिनेट की, जिसको जो है उसमें से एक कमेटी है अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उसको। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ने क्या किया है कि अनिल चौहान के टेन्योर को बढ़ा दिया है। और बहुत सारी कमेटी है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से दोबारा से पेज आ गया। ठीक है, असम हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू आधार कार्ड्स फॉर इंडिविजुअल्स अबव 18 ईयर्स। असम ने क्या किया, 18 साल से जो ऊपर के इंडिविजुअल्स हैं उनका आधार कार्ड बनाना एकदम बैन कर दिया गया है। ऑब्वियसली किस रीजन से, कि जो मान लिया इन्फ्लिट्रेटर्स हैं और ये जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगल, बांग्लादेश से जो बहुत आते हैं, उनका आधार कार्ड नकली बनने लगता है। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि 18 साल से ऊपर हो तो आपका आधार कार्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है, इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन हैज़ वन। एनडीए के जो एनडीए घटक दल है उसके कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, वो जीत गए हैं और अब वो हमारे क्या है, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक, उनको ये याद नहीं रखने की जरूरत है कि कितने वोट मिले, क्या है, फिर भी न्यूज़ है। तो 452 वोट मिले। और दूसरे जो इंडिया अलायंस, आपको पता है एनडीए इंडिया अलायंस, दो चीज़ें हैं, इंडिया अलायंस एक्चुअली, तो अ, उसको जो है, एक सेकंड जरा फ़ोन आ रहा है मेरा। ओके, एक फ़ोन आ गया था मेरा। तो उनको 452 वोट मिले और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे बी सुदर्शन, उनको कितने वोट मिले, 300 वोट मिले। ठीक है, अ टोटल ऑफ 767 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कास्ट दियर वोट्स। ठीक, 767 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपना वोट कास्ट किया। ठीक, तो वाइस, थोड़ा सा मैंने कुछ नोट लगा रखा है इसमें कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो आर्टिकल 66 से होता है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है आर्टिकल नंबर 54 55 में। 54 में मेंशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। देखिए फिर से बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 66 आर्टिकल 66 के तहत होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 55 के
तहत होता है। आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में मेंशन है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। और 55वें में ये मेंशन है कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ठीक। अच्छा, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पहली बात आर्टिकल ऑब्वियसली अंतर है ही, और दूसरा अंतर क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है, आपको पता है ना, पब्लिक तो चुनती नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं, चाहे चुने हुए हों या नॉमिनेटेड हो, सभी वोट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा या राज्यसभा के नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों मेंबर वोट करते हैं, और स्टेट असेंबलीज के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और एमएलए वगैरह का जो स्टेट असेंबली या यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें इसमें जो लेजिस्लेचर है, इसके एमएलए वोट नहीं करते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो वोट नहीं करते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, लोकसभा में 2 होते थे, अब इनको हटा दिया गया। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट में उसके अलावा एमएलए भी वोट करते हैं, स्टेट्स के स्टेट असेंबली के एमएलए वोट करते हैं, और साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके भी एमएलए वोट करते हैं, ठीक। तो ये 2 अंतर है। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ एलएस और लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए और नामित मेंबर हैं वो दोनों वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो दोनों वोट करते हैं। प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, और एमएलए वोट करते हैं स्टेट असेंबली के और यूनियन टेरिटरीज के, ठीक। यह हिंदी में लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए, उन्हें 452 वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। ओके, कुल 767 सांसदों ने क्या किया है, मतदान किया है। अगली न्यूज क्या है, अच्छा सॉरी, फिर से एक बार मैंने जो आपको बताया वही यहाँ लिख रखा है मैंने, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है आर्टिकल 54 और 55 के तहत, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है आर्टिकल नंबर 66 के तहत। चूंकि न्यूज आ गई तो मैं आर्टिकल ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, लिखा है ना ओनली, एक सेकंड, इसमें लिखा है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ओनली इलेक्टेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड, इसमें क्या होता है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, जो राज्यों की विधानसभा है उनके जो विधायक है वो वोट करते हैं। और फिर से फोन आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज और यूनियन टेरिटरी ऑफ, देखिए 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी और जे.एंड.के के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यानी स्टेट का कोई रोल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता। अगला न्यूज क्या है, द सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, द सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल रिसेंटली बिकेम इंडियाज second largest tiger reserve after its expansion was approved by the National Board for Wildlife, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है किसका, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन एरिया बढ़ाने का अप्रूवल दिया है। तो उससे क्या हो गया है कि वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया है, टाइगर रिजर्व है। जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो अब दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया, सुंदरबन, और पहला सबसे बड़ा कौन सा था, अभी भी है, नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया 2025 तक टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो 58 टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व एमपी और महाराष्ट्र में 6 हैं, 6 टाइगर रिजर्व एमपी और महाराष्ट्र में है, ठीक। उसी तरीके से नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, 107, करेंटली 107 नेशनल पार्क है इंडिया में। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, और असम में कितने नेशनल पार्क हैं, 8 नेशनल पार्क हैं। यहीं पे लिखा है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड द्वारा को विस्तार की मंजूरी मिलते हुए वो कितने नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया, दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, द फर्स्ट वन इज नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है थोड़ी सी, ठीक, थोड़ा बड़ा न्यूज है, देखने में आपको पेज में भरा सा लग रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या न्यूज है, सिंपल सा मैं रीड कर रहा हूँ। नेपाल ऑफिशियली ज्वाइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑन अगस्त 2024।
नेपाल जो है 24 अगस्त 2025 को भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा कर दी है नेपाल देश ने। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये एक अलायंस है जो कि सात सात तरीके के कैट्स को इसमें 7 तरीके के जो है कैट्स को टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 टाइप्स के कैट्स को सेव करने की इनकी आबादी को बढ़ाने की इनको संरक्षित करने की क्या है एक योजना है, एक अलायंस है। उसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और ये कौन लीड कर रहा है इसको? इंडिया लीड कर रही है। ठीक। IBCA इज एन इंडिया लेड ग्लोबल मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन ऑफ मोर देन 90 बिग कैट रेंज एंड नॉन रेंज कंट्रीज। 90 बिग कैट ये जो 7 बिग कैट हैं बड़ी बिल्लियां, उन वैसे 90 देश जहां पे ये बिग कैट्स पाई जाती हैं उनको कंजर्व करने का इन 7 बड़ी बिल्लियों को कंजर्व करने का क्या है एक अलायंस है। और इसको लीड कौन कर रहा है? इंडिया कर रही है। इट वॉज प्रपोज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन 2019। जी ने इसको क्या किया था? 2019 में प्रपोज किया था। और लॉन्च कब हुआ था ऑफिशियली? 2013 में। ये सब याद नहीं रखना है, बस हाँ ये याद रख सकते हैं कि कर्नाटका में लॉन्च हुआ था जब प्रोजेक्ट टाइगर की क्या थी? 50वीं जो है सालगिरह थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च हुआ था 1973 में, तो 2023 में 50 साल हो गए थे। तो उसी वक्त जो है उसी दिन क्या हुआ था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। उसमें 7 तरीके की बड़ी बिल्लियों को बचाना है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। इसमें से टाइगर भी इंडिया में पाया जाता है, लायन भी पाया जाता है, लेपर्ड भी पाया जाता है, चीता भी पाया जाने लगा है और प्यूमा भी पाया जाता है। मेरे ख्याल से जगुआर और स्नो लेपर्ड इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ओके, एक सेकंड जरा मेरा फोन आ गया था। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो 7 उनकी जो फोकस स्पीसीज है 7 बिग कैट्स पे। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। अच्छा, मैंने ये कह दिया था शायद, ध्यान नहीं है कि प्यूमा और जगुआर जो है मैंने शायद आपको बता दिया था। स्नो लेपर्ड नहीं पाया जाता इंडिया में, नहीं। स्नो लेपर्ड पाया जाता, ऑब्वियसली पाया जाता हिमालयन रीजन में। प्यूमा एंड जगुआर जो है इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्यूमा और जगुआर, लेपर्ड पाया जाता है इंडिया में पाया जाता है, लेकिन जगुआर जो है इंडिया में नहीं पाया जाता और प्यूमा भी नहीं पाया जाता है। ठीक, यही हिंदी में न्यूज़ है कि नेपाल ने 24 अगस्त 2025 को, ये तो बताया ही, IBCA भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक बहुदेशीय और बहु एजेंसी संकट है। आपको बताया कि 90 से अधिक जो है वो देश जहां पर ये बिग कैट्स पाई जाती हैं उनका जो है ये एक क्या है गठबंधन है। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को जो है संरक्षित करना है इनका। इसका प्रस्ताव ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में रखा था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2023 में मैसूर कर्नाटका में हुई थी, जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए थे। ओके, जब प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल हो गए थे? 50 साल हो गए थे। ओके, तो एक सेकेंड, स्क्रीन पर कहीं स्क्रीन दिख रही हो? आई होप आपको। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन जो है, एक सेकेंड। ओके, अब ठीक है। अगली न्यूज़ क्या है? गुजरात बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट गुजरात बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन, अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डेवलप अ ग्लोबल क्रूज टूरिज्म इकोसिस्टम लेवरेजिंग इट्स एक्सटेंसिव 2340 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड रिवर्स लाइक दी साबरमती नर्मदा टू बूस्ट मैरीटाइम टूरिज्म। तो क्या है? सिंपली क्रूज भारत मिशन जो है ज्वाइन करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्यों? क्योंकि क्रूज भारत मिशन में क्या है कि जो कोस्ट लाइन के अलॉन्ग जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना है, मतलब जो नौवहन प्रणाली में नदियों में घुमाना और इस तरीके की चीज़ें करना, उसमें क्रूज भारत मेनली बेस। मैं आपको क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्यों कैजुअली बता रहा हूँ? क्योंकि आपको एकदम फॉर्मली क्रूज भारत मिशन डाउनलोड करके एक एक लाइन पढ़नी नहीं है। बस आपको ये आइडिया रहना है कि क्रूज जो है नाव और शिप से रिलेटेड है। तो क्रूज भारत मिशन कुछ ऐसा होगा कि जिसमें नाव और शिप के जरिए लोगों को घुमाएंगे और टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। सिंपल सा ये बात है, एकदम फॉर्मल मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्रूज भारत मिशन ये है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्रूज भारत मिशन है क्या। मैं सुन के बता रहा हूँ। हाँ, मुझे ऑब्वियसली पता तो है मुझे कि क्या है, पर वो उतना डिटेल नहीं जानना। ठीक, अब मैंने इंटरनेट खोला, 10 लाइन लिखी हुई थी, वो मुझे लगा कि आपको बताना नहीं। बस ये समझना है कि क्रूज भारत मिशन का मतलब क्या है कि क्रूज से रिलेटेड कुछ है और लोगों को, टूरिस्टों को घुमाएंगे। ठीक, आप अक्सर देखते होंगे कि जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है उसमें क्रूज चल रहे हैं और 10 दिन का क्रूज है और महंगा टिकट है। ये सब आप बड़ी न्यूज़ बीच में सुने होंगे। तो उसी से रिलेटेड क्या है? क्रूज भारत मिशन है। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्वियसली की ऑब्जेक्टिव है इसका ये याद रखना है कि डबल करना है क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को 2029 तक क्या करना है? डबल कर देना है।
ठीक। तो गुजरात जो है वो पहला राज्य बन गया जिसने क्रूज भारत मिशन को ऑफिशियली ज्वाइन किया, क्योंकि ऑब्वियसली गुजरात की जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबी है, 2340, मतलब मेन लाइन इंडिया में सबसे लंबी है उसकी। ठीक। और साबरमती और नर्मदा नदियां भी हैं जो क्रूज को जो है समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने में हेल्प कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज क्या है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इन सोनपुर असम। अब ये सब एक्वाटेक पार्क और इस टाइप के रैंडम पार्क इनॉग्रेट करते रहते हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह सभी लोग। तो क्या है कि अब आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको होप करना है कि जो सर ने पढ़ा दिया, जो यूट्यूब पे आपने पढ़ लिया, जो जिस भी आप टीचर को मान रहे हैं उसने पढ़ा दिया और उसमें से आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो अब हजार मैं क्या बता रहा हूँ कि रोज डेली क्या होता है कि कोई ना कोई पार्क इनॉग्रेट होगा, कोई ना कोई म्यूजियम कुछ ना कुछ इनॉग्रेट होता रहता है। ठीक। इतना बड़ा महादेश है हमारा ना, तो अब सब न्यूज याद करते जाएंगे तो फिर क्या है? बस आपको याद रखना कि असम में इनॉग्रेट किया गया एक्वाटेक पार्क। अब एक्वाटेक पार्क होता क्या है? घूमने की चीजें हैं, वो जानने की चीजें नहीं है। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें जानने वाले, ये सब घूमने की चीजें हैं ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है तो इंटरेस्टिंग तो है नहीं। जो चीज घूमने की जगह है उसके बारे में आप उसका जीके पढ़ रहे हैं, तो ये लॉजिकल है क्या? धरती पे ऐसा कहीं होता है कि जीके पढ़ा जाए, उस चीज का घूमा जाए ना? लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछ रहा है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, रुचि नहीं है हमारी, एटलीस्ट मेरी तो रुचि नहीं है इन सारी फालतू की चीजों में। लेकिन परीक्षा में पूछना है, हमें जॉब लेनी है। सारा खेल किस लिए हो रहा है? जॉब लेनी है। सब मैं भाषणबाजी करता नहीं हूँ कि जॉब लेनी है, क्या करना है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। ये सब के लिए मोटिवेट नहीं करने जाऊंगा कि उठ के पढ़िए, नहीं पढ़िए। अगर आपको एक बिना मेहनत के, मिनिमम मेहनत में अगर आप जो है जिंदगी भर आराम से जीना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है। ठीक है, वरना मेहनती हैं और दिमाग बहुत तेज है आपका और क्रिएटिव है तो प्राइवेट सेक्टर में जाइए। वरना अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं, आराम से बैठ के खाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट। सुनने में थोड़ा खराब लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। ठीक, कोई काम नहीं करना होता गवर्नमेंट जॉब में, याद रखिए। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, किसी भी पोस्ट पे नियरली जीरो काम करना होता है, किसी भी पोस्ट पे, बी इट कैबिनेट सेक्रेटरी, बी इट अ क्लर्क, किसी को कुछ काम नहीं करना होता। अगला काम क्या है? अगला न्यूज़ क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इनागोरेटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंडिया कैंपस इन गुजरात। अब साउथहैम्पटन इंडिया जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की जो इंडियन कैंपस खोला गया है। ये सब आप सुनते होंगे अक्सर कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया में अपना एक कैंपस खोल रही है। तो उसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की जो एक कैंपस है उसको गुरुग्राम में खोला। अब ये खास क्यों है? यूनिवर्सिटी तो खुल रही है, ये खास क्यों? क्योंकि ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इस्टेब्लिश की है कैंपस अपना इंडिया में, अंडर द यूसीजी रेगुलेशन जो है। अंडर ग्रेजुएट, ये जो यूजीसी रेगुलेशन है उसके अंडर में क्या कर रही है ये साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है कैंपस खोली है अपना गुरुग्राम में। ठीक, यही हिंदी में भी है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। ये खास न्यूज है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग को क्या कर दिया है? लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया है। तो जो एग्रीकल्चर में सुविधाएं मिलती थी कि एज एन फार्मर होने पर, वही सुविधाएं, जैसे टैक्स वगैरह नहीं लगता था और कई तरीके की स्कीम्स में जो है फार्मर्स को पैसा मिलता था, अब वही स्कीम और वही टैक्सेशन का सुविधा इन लाइव स्टॉक जो है पालने वाले और जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उनको भी वो फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू दिस। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र में भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। ठीक, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर के लेवल पर ट्रीट करने से क्या होगा कि जो है इन चीज़ों को भी क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। जो एग्रीकल्चर को, कृषि को संरक्षण मिला है, वही पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग को भी वो संरक्षण मिलेगा। ओके, पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक, अगला क्या है? झारखंड इन कोलैबोरेशन विद सीसीएल विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। माइनिंग टूरिज्म है, मतलब माइंस वगैरह घुमाएंगे लोगों को, सिंपल सा ही है। झारखंड विल, अगला न्यूज़ क्या है? झारखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च माइनिंग टूरिज्म। झारखंड जो है, अगली न्यूज़ नहीं है, वही उसी से रिलेटेड है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि माइनिंग टूरिज्म जो है एक नए टाइप का टूरिज्म है, वो स्टार्ट किया जा रहा है और वो स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड है। दिस वॉज अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। ठीक, झारखंड ने सीसीएल के सहयोग से भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला झारखंड जो है, माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। इंडिया अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ 20% एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 years अहेड ऑफ शेड्यूल। इंडिया ने क्या किया है कि पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का जो है क्या किया है? टारगेट था इंडिया को 2025
2030 तक उसको ऑब्टेन करना था। उस टारगेट को कब तक पूरा करना था भारत सरकार को? 2030 तक। लेकिन कब? 5 साल पहले ही पूरा कर लिया, 2025 में ही उस टारगेट को हमने पूरा कर लिया। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है कि पेट्रोल में जो हम बाइक्स वगैरह में, कार वगैरह में डालते हैं, जो पेट्रोल वाली कार होती हैं, जो बाइक्स तो ऑब्वियसली पेट्रोल वाली ही होती हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 20% जो है, 20% हम एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग से कई सारे फायदे हैं। मेन फायदा है कि पॉल्यूशन नहीं होता, उस तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि एथेनॉल में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिटेल है, साइंस एंड टेक में है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता ही दूं आप लोगों की एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों करते हैं। और अक्सर आप सुनते होंगे कि ये क्या बोलते हैं, गाड़ी खराब हो जा रही है, और बीच में ये सब बड़ी न्यूज़ आई रही होंगी कि जो है, सुन रहे होंगे कि गाड़ियों का इंजन खराब हो जा रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग करने से, माइलेज उस तरीके का नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में एथेनॉल करता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है। बस थोड़ा सा 2 मिनट का काम है, ठीक है, इसको जरा देख। ओके, तो जरा इसको देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करते क्यों? एथेनॉल एथेनॉल तो आप जान ही रहे हैं एथेनॉल क्या होता है। कहाँ गया एथेनॉल? ये है ना एथेनॉल, जो होता है वो होता है, इसको एथिल अल्कोहल भी ऑब्वियसली बोलते हैं। एथिल अल्कोहल जो विस्की वगैरह या जो अल्कोहल होती है, यही अल्कोहल होती है। इस C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये C2H5OH, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है, जब पेट्रोल में मिक्स हो जाता है तो ऑक्सीजन इस पेट्रोल को बर्न करने में, कंबस्शन करने में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रॉपर बर्न होता है। ये जो एथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, वो प्रॉपरली बर्न होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की तुलना में। तो जब कोई फ्यूल बढ़िया से बर्न होता है, जब फ्यूल गुड बर्निंग होती है उसमें, गुड बर्निंग या गुड कंबस्शन होता है जब किसी इसमें फ्यूल में, तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स नहीं निकलते हैं। और हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, मेन पॉल्यूटेंट्स वही होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की जो है इनकम्प्लीट बर्निंग से ही ये पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो क्या होता है कि एथेनॉल के इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से पेट्रोल में क्या, ये जो पेट्रोल में मिला देने से ये पेट्रोल क्या होता है, प्रॉपरली बर्न करने लगता है। और आपको पता है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, किसी चीज़ को जलने में सहायता करता है। ठीक है, जलने में सहायता करता है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है पेट्रोल को प्रॉपर बर्न करने से। ठीक, तो जिससे टेल पाइप जो पॉल्यूशन होता है, जो टेल पाइप पॉल्यूशन, जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, टेल पाइप पॉल्यूशन वो कम होता है। ठीक, टेल पाइप जो आपकी साइलेंसर जिसको बोलते हैं, उससे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो कम निकलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये अनबर्न्ड यही स्मॉग पैदा करते हैं, जो धुंध टाइप का दिखता है ना आपको, इन्हीं से दिखता है। ठीक, और इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से पर्टिकुलेट मैटर, जो छोटे 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 मैटर होते हैं, वो लंग्स में घुस करके क्या हो जाते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं। ठीक, अच्छा, उससे प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है इस ऑक्सीजन की वजह से। ये पेट्रोल बढ़िया तो बर्न करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है कि रस्टिंग करता है। आपको पता है ना, अगर नमी आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो रस्टिंग भी होने लगती है। तो इसीलिए जो इंजन है, टेल पाइप है और इंजेक्टर्स वगैरह हैं, फ्यूल लाइन्स है, वो क्या होती है, उसमें थोड़ी थोड़ी रस्टिंग आती है। तो इस रस्टिंग की वजह से और दूसरी केमिकल जो है प्रॉपर्टीज की वजह से थोड़ा सा इफिशियंसी भी कम हो जाती है। ठीक, और क्या है कि एथेनॉल वाला पेट्रोल जो है सारी गाड़ियों में यूज नहीं हो सकता है, मेनली उन गाड़ियों में यूज होता है जो E20, उन इंजन में यूज कर सकते हैं जो E20 कंपैटिबल हो। ठीक, बस ज़्यादा नहीं जानना जरूरी है, अभी बताने लगूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब सीधा आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी? अगली न्यूज़ है, तेलंगाना रिसीव द अवार्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री। ये बढ़िया न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि तेलंगाना ने ऑर्गन डोनेशन में क्या है, सबसे पहला नंबर, जो है पहली रैंक प्राप्त की है। मतलब ऑर्गन डोनेशन करने में तेलंगाना सबसे आगे है देश में। ठीक, द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी ये सब बहुत न्यूज़ आती है कि अब पता नहीं बनी है कि नहीं, लेकिन न्यूज़ है। अभी काम हो रहा है कि नहीं, अभी सोलर पावर से ही चल रही है कि नहीं दिल्ली असेंबली, हम ये नहीं जानते। लेकिन जब ये न्यूज़ आई थी, अनाउंसमेंट हुआ था, तो दिल्ली क्या हो गई थी, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है। ठीक, पता चले उद्घाटन तो हो गया, आज हल्ला हो गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली अब सोलर पावर से चलेगी। ठीक, और सोलर पावर और खरीद के आ गया, पता चले 10 दिन बाद सब कबाड़ में चला गया, फिर से बिजली बनने लगी। ये भी होता है ना, ये तो आपको पता ही ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है। अगला क्या है, पार्लियामेंट पास द स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट, ताकि जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग्स जो होती हैं जिससे परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसको रोकने के लिए एंटी डोपिंग का बिल है, उसको अमेंड किया गया है। अब पहले से एंटी डोपिंग का एक बिल है जिसमें क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, प्रॉपर टाइम पर सब कुछ होता है, जो खाए पिए रहते हैं उसका रिकॉर्ड उनको रखना होता है। और जो बैंड चीज़ें हैं, बैंड दवाइयाँ हैं जो परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, स्टेरॉइड्स मेनली चीज़ जो है स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स, उनको वो क्या है, बैन है। तो
इसको रोकने के लिए जो है एंटी डोपिंग बिल लगा कि एंटी डोपिंग बिल क्या करता है कि अगर आप पकड़े गए तो क्या सज़ा है, मतलब किस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, और उस अमेंडमेंट ने क्या किया है, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 को क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है, ठीक। संसद ने खेल शासन और एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को राष्ट्रीय खेल निकायों के नियमन के लिए मंजूरी दी गई। यह विधेयक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2022 में संशोधन करता है, ठीक। याद रखिए, बस सिंपल सा ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड मिशन सुदर्शन चक्र फॉर नेशनल सिक्योरिटी। मिशन सुदर्शन चक्र करके क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी का से रिलेटेड एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का क्या है, ये कब लॉन्च किया था, इंडिया का जब 79th इंडिपेंडेंस डे था, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की अनाउंसमेंट की थी। आपको पता है, रिसेंट में हमारा जो एक वॉर टाइप का सिचुएशन था पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, जब अटैक हुआ टूरिस्ट पर, तो इंडिया ने क्या किया, एक रिटेलिएशन किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तो उसी से रिलेटेड क्या है, ये मिशन सुदर्शन चक्र है। ये कर क्या रहा है कि इंडिया के जो क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया के जो क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उनको उनको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जा रहा है। इंडिया के जो क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं, क्रिटिकल मतलब ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकंड, कहाँ है, थोड़ा सा हिंदी जो है माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का, ऑब्वियसली महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने का जो है एक तरीका है, एक मिशन है, ताकि जो घरेलू बनी चीज़ें टेक्निक से उनको हम सुरक्षित करें। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान कैसे हो गए, जैसे कि कोई क्या हो गया, पावर ग्रिड हो गया, अब डैम हो गया इंपॉर्टेंट, और कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, जैसे मान लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, ये या इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, पता चले कि जो कम्युनिकेशन लाइन काट दे, समझ रहे हैं, वॉर के टाइम में क्या होता है कि कम्युनिकेशन की लाइन कट दिया, फ़ोन इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई, तो उनको जो सर्वर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है इंडिया, एक मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम मिशन सुदर्शन चक्र है। उसकी खास बात यह है कि उस जो प्रोटेक्शन होगा, वो उसमें जो टेक्निक यूज़ होगी, उसमें जो समझ रहे हैं ना, ऑब्वियसली जो मिसाइल्स वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं यूज़ होंगी, वो इंडिजिनस लेवल पर बनी होगी, अपने मतलब देश में बनी होंगी, ठीक है। अब चूंकि क्रिटिकल मिशन है, तो दूसरे के जो है आर्म्स पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, फॉरेन से लिए गए चीज़ों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लॉन्च किया कि अब अपने हम हाथ अपने घर में बनाएंगे और देश में बनाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे अपने क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। अब सपोज करिए वॉर हो रहा है और पूरा, लेकिन पता चला किसी ने कोई बड़ा सा डैम पर ही बॉम्ब गिरा दिया, तो बताइए एक बॉम्ब से क्या होगा कि वो पूरा डैम जो है कितना नुकसान करेगा। तो वो डैम जो है एक बहुत क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है। पता चला कि कोई बहुत बड़ा जो है पावर हाउस है, मतलब एनपीसीएल का वो, और ये जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है इंडिया का, उसका कोई जहाँ बिजली बन रही है, वो उसी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा, बिजली के बिना फिर क्या ही होगा। तो ये क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। अगला क्या है, द आदि कर्मयोगी अभियान वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। जैसे जिसमें आदि, ये समझ रहे हैं ना, ये आदिवासी या इससे रिलेटेड शब्द आ जाए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। अब आदि कर्मयोगी अभियान क्या है, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम एमिंग टू मोबिलाइज 2 मिलियन ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स इन 1 लाख ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस। ट्राइबल मेजोरिटी जहाँ ट्राइब ज़्यादा है 1 लाख विलेजेस में, उनमें क्या करना है कि 20 लाख ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्राइबल लीडर्स को तैयार करना है। मतलब समझिए कि बेसिकली क्या कह रहा है कि जो ट्राइब्स में, पिछड़े समाज में जो सब लोग, जो लोग हैं, उनमें क्या करना है कि लीडर्स तैयार करना है, नेता तैयार करना है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको आदि कर्म योगी अभियान, ठीक। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 19 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व का कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 1 लाख, सॉरी 1 लाख यहाँ नहीं है, यहाँ 20 लाख होगा, 2 मिलियन लिखा ना, 2 मिलियन यहाँ होगा, 20 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख जनजातीय बहुल गाँव में 20 लाख परिवर्तनकारी, अच्छा ये सही लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, गाँव के बारे में लिखा, 1 लाख, 1 लाख गाँव में, 1 लाख जनजातीय बहुल गाँव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को तैयार करना होगा। इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। हाइड्रोजन पावर्ड यानी कि अभी तक जो हमारी क्या होती थी, इंजन चलते थे रेलवे के, जो लोकोमोटिव्स थे, लोकोमोटिव्स वो कैसे चलते थे, या तो डीजल से चलते थे, या तो अब किससे चलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन पावर्ड कर रहे हैं। हाइड्रोजन पावर, आपको बार बार बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन फ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय ट्रेंड में चल रहा है। एक्चुअली ट्रेंड में ही चल रहा है, ये फिजिबल उतना है नहीं, पर सब लोग जो समझ रहे हैं ना, हर जगह क्वांटम, हर जगह यू नो इन्वायरमेंट, और उसी तरीके से अब आ गया हाइड्रोजन फ्यूल नया नया। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल बढ़िया तो है, पर इंजीनियरिंग लेवल पे मास प्रोडक्शन करने पे ये उतना बढ़िया नहीं। थ्योरी में तो ये बहुत बढ़िया फ्यूल है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करना, इससे काम चलाते रहना, ये थोड़ा सा कठिन है, महंगा है। लेकिन चूंकि है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैसे होता है। जब हाइड्रोजन जलता है ना, तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पानी निकालता है और हीट निकालता है, और स्पेशल सिचुएशंस में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट करता है, ठीक। अब वो स्पेशल सिचुएशन क्या है, ये सब नहीं जानना है, ठीक।
सिंपल हाइड्रोजन बर्न करेगा तो H2O हीट और इलेक्ट्रिक करंट वो क्या करेगा, एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो ये ऑब्वियसली पानी तो पॉल्यूटेंट है नहीं, हीट पॉल्यूटेंट है नहीं, इलेक्ट्रिक करंट पॉल्यूटेंट है नहीं, तो हाइड्रोजन फ्यूल बर्न करने से हमको नियरली जीरो नहीं, एब्सोल्युटली जीरो जो है पॉल्यूटेंट मिलते हैं। ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल अगर बर्न होगा तो जीरो पॉल्यूटेंट मिलेंगे। लेकिन इस हाइड्रोजन को बनाने में, हाइड्रोजन तो बनाने में ब्रह्मांड में तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन फ्री हाइड्रोजन जो हमको जलाने योग्य है वो बहुत कम है, अर्थ पे तो नहीं है। तो इसको बनाने के लिए जो, इसको बनाने के लिए एनर्जी खर्च होती है, उससे ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जगह हाइड्रोजन और ये वो कर दिया, लेकिन अभी भी हम अभी 50 साल तक सिर्फ और सिर्फ किससे काम चलाने वाले हैं, कोयले से काम चलाने वाले हैं। उसके अलावा कोई अभी ऑप्शन, एटलीस्ट अभी अब कोई ऑप्शन नहीं। कल को कुछ इन्वेंशन हो जाए, कोई जादूगरी हो जाए तो नहीं कह सकता, पर अभी क्या है, अभी कोई ऐसी चीज नहीं जो कोयले को, डीजल को, पेट्रोलियम को, इसको रिप्लेस कर दे। ठीक, सोलर पावर भी ऑब्वियसली है, पर समझ रहे हैं ना कि उसमें भी टेक्निकल दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। The sacred Piprava Buddhist relics, a precious artifact, were recently brought back to India before being auctioned in हांगकांग। हांगकांग में कोई रेलिक्स है, पिपरावा बुद्धिस्ट रेलिक्स है, उसको वापस इंडिया लाया गया। पवित्र पिपरावा बौद्ध अवशेषों जो एक अमूल्य धरोहर है, हाल ही में हांगकांग की नीलामी में भारत में वापस लाया गया है। आपको पता नहीं कि भारत में जब इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि बहुत सारी चीजें जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, तो वो सब क्या करते थे, उठा के लेके चले जाते थे। अब उनको धीरे धीरे क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस। ठीक, द सेकेंड एडिशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, द सेकेंड एडिशन ऑफ शी लीड्स वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी। यूएन वुमेन के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ये शी लीड्स, ये यूएन का कार्यक्रम है। शी लीड्स किसका कार्यक्रम है, यूएन का। शी लीड्स, शी का मतलब महिलाओं से बात हो रही है, लीड्स का मतलब लीड करती है, वो लीड करती है। ये कार्य, ये किसका एक कार्यक्रम है, क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है, यूएन का। यूएन का क्षमता, औरतों में लीडरशिप कैपेबिलिटी, लीडरशिप की क्षमता डेवलप करने के लिए, निर्माण करने के लिए ये यूएन का प्रोग्राम है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी जी ने किया। दिस इज द फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ यूएन वुमेन। यूएन की जो वुमेन इंस्टीट्यूट वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग है। ठीक, प्रमुख क्षमता निर्माण का एक क्या है कार्यक्रम है, क्या नाम है उस कार्यक्रम का, शी लीड्स। याद रखना आपको, शी लीड्स अगर ऑप्शन है, शी लीड्स किसका कार्यक्रम है, मेन कार्यक्रम है, यूएन का है, डब्ल्यूएचओ का है, यूनेस्को का है, यूनिसेफ का है, तो आपको ऑप्शन लगाना है यूएन का। और यूएन की वुमेन विंग का ये, वुमेन विंग का ये जो है कार्यक्रम है। ठीक, अगला न्यूज क्या है, नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स। अब इस तरीके का कोई इंडेक्स है, फ्यूचरिस्टिक इंडेक्स। फ्यूचरिस्टिक इंडेक्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो अभी दिख तो रहे हैं पर बहुत तो नहीं है, तो फ्यूचर में क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही होंगे। तो इस तरीके का कोई फ्यूचरिस्टिक इंडेक्स आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग लॉन्च करता है। 50 साल में भारत जो है स्वर्ग बनेगा, इस टाइप की बातें जो है नीति आयोग करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स क्या करता है, ये इंडेक्स ये मेजर करता है कि किस रीजन में, किस राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो है मोबिलिटी कैसी है। मतलब किस राज्य में, सिंपल से बोलें तो किस राज्य में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार ज्यादा है, और कुछ नहीं है। बहुत फैंसी टर्म लग रहा है, लेकिन ये इनका यही काम है, इस इंडेक्स का यही काम है कि गिनता है ये राज्यों में कि इस फला राज्य में इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने हैं, इलेक्ट्रिक टेम्पू कितने हैं, इस टाइप की चीजों को गिनना काम है। तो वो इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। ठीक, अब इतना सारा लेके बैठे हैं पैसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, नीति आयोग की बिल्डिंग कभी देखी है आपने, कुछ तो काम करना होगा ना। तो उसी ऑर्डर में कुछ काम करने के नाम पर ये बस है, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है ये। ठीक, तो 99 रुपीज का आपका फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू है विद डिटेल सॉल्यूशन है। ये एमसीक्यू पढ़ लिया, पीवाईक्यू पढ़ लिया, 4 साल का लगा लिया, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह देख लिया, और बेसिक कुछ किताबें पढ़ ली, कहानी खत्म है। ठीक, उलगुलान क्या है, उलगुलान जो जीएस पेपर 2 की, जो बच्चे जीएस पेपर 2 की स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, उसमें क्या है कि 100 हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक मिलेगा आपको, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, ये बाइलिंगुअल होगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ उस तरीके से होगा। क्विक रिवीजन नोट्स हैं आपको, और डाउट सेशन ऑब्वियसली अगर आपको बहुत डाउट है, वरना तो ठीक है। अगला क्या है, 15 टेस्ट मिलेंगे इसके, क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब मंथन क्या है, मेंस के लिए अगर आप अभी से इनरोल होना चाहते हैं, अगर आप, कुछ लोग ऑब्वियसली, कुछ लोग बहुत हमारे बीच में ऐसे भी तैयार करने वाले होंगे जो प्रीलिम्स का तो सोच ही रहे हैं, मेंस का भी सोच रहे हैं, तो वो भी एक वाइज क्या है तरीका है कि जो है मेंस का भी एक कम से कम एक बेसिक आइडिया लिया जाए। ठीक, तो इस प्रोग्राम से आप हमारे जुड़िए। ठीक है, मंथन, मंथन और संपूर्ण,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। अगला न्यूज़ का है, रुद्रासा एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन है। रुद्रासा करके एक फ्रीट ट्रेन क्या होती है? मालगाड़ी, सिंपल सा। फ्रीट ट्रेन क्या होती है? जो मालगाड़ी है, जो मालगाड़ी है ना। रुद्रासा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया। 4.5 किलोमीटर मतलब यहाँ इंजन और यहाँ जो लास्ट डिब्बा है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 4.5 किलोमीटर का, ठीक। तो अगर आप क्रॉसिंग में कभी फंस गए तो समझिए कि गया आधा घंटा आपका, 1 घंटा भी जा सकता। तो ये, हालांकि फ्री ट्रेन लंबी होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बड़े बड़े देशों में बहुत लंबी लंबी 7-7 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जो होती हैं फ्री ट्रेन होती हैं। तो ये याद रखना है कि आपको चंदौली उत्तर प्रदेश से झारखंड गढ़वा के बीच में ये ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक। चंदौली उत्तर प्रदेश से झारखंड गढ़वा के बीच में ये ट्रेन की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है, ठीक। और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसका नाम क्या है? रुद्राश। अगली न्यूज़ क्या है? इंडिया, ये अगली न्यूज़ है इंडिया के एक्सपोर्टिंग स्टेट के बारे में, जो निर्यातक राज्य हैं उनके बारे में न्यूज़ है। यानी कि वो राज्य जो 2024-25 में निर्यात किए हैं उनका क्या कंडीशन है, ठीक। गुजरात रैंक फर्स्ट है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। गुजरात पहले स्थान पर रहा है, इसने 9.8 लाख करोड़ का निर्यात किया है, जो देश के कुल निर्यात का 26.6% है। यानी गुजरात जो है टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का 26.6% किसका पार्ट है? गुजरात का ही है। यानी 1/4 जो है इंडिया का, 1/4 हिस्सा कौन एक्सपोर्ट करता है? गुजरात ही करता है। सेकंड नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। सेकंड नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा, ठीक। सेकंड नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। और टॉप 5 एक्सपोर्टेड कमोडिटीज, मतलब भारत ने वो चीजें जो सबसे ज्यादा बेची हैं, सबसे पहले नंबर पर क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, जेम्स हैं, रत्न आभूषण हैं जिनको बोलते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, जिनको क्या बोलते हैं? रत्न और आभूषण। ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के उत्पाद हैं। तो एक्सपोर्टिंग स्टेट में पहला कौन रहा? गुजरात। ये भारत का टोटल उत्पाद का अकेले ये 1/4 हिस्सा यही बेचता है, ठीक। महाराष्ट्र है, ये किस स्थान पर रहा है? सेकंड। फर्स्ट पे गुजरात और सेकंड पे महाराष्ट्र। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप पता करिए, ठीक। बहुत मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं पता किया तो मैं चाह रहा हूँ आप पता करिए। आफ्टर 200 years द आइकॉनिक स्वॉर्ड ऑफ मराठा जनरल राघोजी भोसले वॉज ब्रॉट फ्रॉम लंदन टू मुंबई। लंदन से मुंबई में राघोजी भोसले, ये मराठा जनरल थे, उनकी तलवार को क्या किया गया है? लंदन से वापस मुंबई लाया गया। आपको बताया ना कि हमारी देश की इतनी सारी धरोहरें ये जो है ब्रिटिशर्स लूट कर लेकर चले गए। लूट, ये शब्द लूट जो है ना, इन्हीं के लिए बना ही है, ठीक। आज तो बड़े चौधरी बनते, पहले बहुत चौधरी बनते थे, आज हवा सब इनकी टाइट है। ब्रिटेन, आप कभी आपने कुछ सुना कि ब्रिटेन में लास्ट टाइम में आपने कब सुना कि ब्रिटेन में कुछ हुआ हो ढंग का? तो ब्रिटेन्स जो है, खैर ये सब बातें करने की नहीं, अपने देश की चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता करनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट मैथमेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये पहली जो ढंग की न्यूज़ मिली है। भारत की पहली प्राइवेट मैथमेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की गई है मुंबई में, जिसको लोढ़ा मैथमेटिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट ने इस्टेब्लिश किया। ये मैथ्स में रिसर्च, फंडामेंटल मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला गया। पहला प्राइवेट है, इसमें जो डोनेशन वगैरह से चलेगा ये। और इसको किसने, इसका नाम क्या रखा गया? लोढ़ा मैथमेटिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट। लोढ़ा साहब कोई बिजनेसमैन थे मेरे ख्याल से, उन्हीं के डोनेशन वगैरह से ये इंस्टीट्यूट खोला गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स से तो इंपॉर्टेंट ही है, या पता चला एक्वाटेक पार्क खोला जा रहा है उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान लोधा मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट मुंबई में स्थापित किया गया, ठीक। इंडिया रैंक्स 26 इन इंटरनेट स्पीड टेस्ट। भारत में इंटरनेट की स्पीड में नंबर में 26वां है। पहले नंबर पर यूएई है, कतर है, और फिर कौन है? कुवैत है, ठीक। इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत 26वें स्थान पर है। यहाँ औसत डाउनलोड स्पीड 36.53 MBPS दर्ज की गई है। शीर्ष देश जो है ये है, ठीक। द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स वॉज रिटन बाई DY चंद्रचूड़, द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को किसने लिखा है? DY चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस थे। इस समय कौन से चीफ जस्टिस हैं? क्या नंबर है? 53वें, ठीक। आपको पढ़ा है, कौन है नाम बताइए आप, ठीक है, कमेंट में, या कमेंट क्या करेंगे, ठीक है, खुद को बताइए आप। द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वॉज रिटन बाई DY चंद्रचूड़। जब मैं बुक और ऑथर पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा, लेकिन मुझे जो लगा कि एक ये स्पेशली इंपॉर्टेंट बुक है, उसको मैंने इसमें रख लिया है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर का कुछ अनाउंसमेंट हुआ, वो देख लेते हैं जरा। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विल नाउ बी अवेलेबल इन ऑल 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के 8वें संसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन सभी में जो होगी वो प्रोसीडिंग्स की जो है कार्रवाई अवेलेबल होगी, ठीक है। उन सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाएगा। पहले 18 भाषाओं में ही होती थी, अब ये
कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भी में किए जाने लगे हैं। ठीक, वही न्यूज़ है। लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार अब सदन की कार्रवाई संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी सॉरी सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी। ठीक, अभी तक 18 में थी, अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाएं भी जोड़ दी गई हैं। ठीक, ये तो 21 हुआ, लेकिन 18 पहले थी, तो ये 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। एक जरा पता करिए 22वां कौन सा छूट रहा है आपका। ठीक, एक आप पता करिए। इंडिया फर्स्ट रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया बनारस उत्तर प्रदेश में। इसको क्या नाम दिया गया? काशी रोपवे। ठीक है, ये बढ़िया चीज। ठीक, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंडिया में 2000 बहुत तेजी से, मेरा जो मानना है, बहुत बढ़िया बढ़ा। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना ना, सब चीज पे दाएं बाएं, 2-3 चीजों पे हल्का सा, मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इन 3-4 चीजों पे जो है थोड़ा मुझे लगता है कि काम हुआ है। ठीक, द सभासार AI टूल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ऑटोमेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ ग्राम सभा मीटिंग्स। ठीक, एक अब AI टूल है, लॉन्च किया गया। ठीक, डेली कोई ना कोई AI टूल लॉन्च किया था। चैट जीपीटी के अलावा कुछ भी काम का नहीं है। ठीक, तो ये लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी हैज बिकम इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 4078 डेज। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है? 4077 डेज के साथ जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू, मुझे ईयर याद है, 16 ईयर्स के और करीब 286 डेज ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये करीब 5-6 हज़ार, ये 6 हज़ार के दिन के करीब में हुआ, लगभग 6000 डेज हो गए। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। इन्होंने, ये कितने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ये 4078 डेज तक रह चुके हैं। ठीक, अभी मेरे ख्याल से 3 साल का कार्यकाल बचा है, तो ये 5-5.5 हज़ार तक हो जाएगा, और डिपेंड करता है कि उसके बाद कितने देर तक। ठीक, थर्ड नंबर पे कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। ये कितने दिन तक रही हैं? 4077 डेज, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड है। ठीक, सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी। फर्स्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक, यही न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट तो जो है, जो पांडुलिपियां हैं, उनको डिजिटाइज किया जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है। उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है, ज्ञान भारतम मिशन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, याद करें, ये पूछा जा सकता है, ज्ञान भारतम मिशन किससे रिलेटेड। ठीक, इसी तरीके से पुरी जगन्नाथ में आपको पिछले बताया था, पुरी जगन्नाथ टेम्पल जो है, उसके भी जो है रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया था। तो उसके लिए एक मिशन उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। उस मिशन का आपको नाम खुद को बताना है, मुझे नहीं। इफ्को अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर इन ब्राजील। नैनो फर्टिलाइजर का जो प्लांट है, वो इफ्को ने, जो फर्टिलाइजर बनाने की इंडिया में सबसे बड़ी जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी आप इसको कह लीजिए, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन है, इसने अपनी ब्राजील में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, जहां नैनो फर्टिलाइजर बनेंगे। नैनो फर्टिलाइजर पता है आपको, साइंस टेक में आपको पढ़ना, थोड़ा सा देखना होता है। नैनो यूरिया नाम ने सुना होगा। ये क्या होता है? बहुत छोटे उसमें होते हैं, तो ये ठीक डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं किसमें? फसलों में। ओके, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ श्री अमित शाह इन निजामाबाद, तेलंगाना। निजामाबाद, तेलंगाना में नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने। तो लेकिन पूछ सकता है भैया, कुछ भी पूछ सकता है। अदरक, लहसुन, मिर्चा सब भी आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए। तो इसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने, और कहाँ पर किया है? निजामाबाद में। ठीक, निजामाबाद, तेलंगाना। According to new report released on World Tiger Day regarding the status of tigers, Assam Kaziranga Tiger Reserve ranks third in the world in tiger density after Karnataka's Bandipur Tiger Reserve and Uttarakhand's Corbett National Park। तो यानी कि कह रहा है कि जो ये आसाम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, इसमें तीसरे नंबर पर आ गया, जहां टाइगर सबसे ज्यादा है। ठीक, टाइगर की डेंसिटी एक्चुअली सबसे ज्यादा। विश्व बाघ दिवस पर जारी नई रिपोर्ट के अनुसार घनत्व के मामले में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसके आगे कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ऑब्वियसली दुनिया में होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अप टू 60-75% टाइगर जो है इंडिया में ही है, और हो सकते हैं 80% भी हो सकते हैं। दुनिया भर में जो 80% टाइगर, 80 है, ठीक से मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा, तो वो कहाँ पर है? इंडिया में ही। ठीक, 60-75 से 80 के करीब में इंडिया में ही होंगे, 50 से तो ऊपर इंडिया में है ही। टेस्लास फर्स्ट शोरूम ओपन जुलाई 15 इन बांद्रा कुर्ले कॉम्प्लेक्स, मुंबई। टेस्ला ने अपना पहला, टेस्ला जो कार है ना, टेस्ला कार इलेक्ट्रिक कार है, इसने अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। ठीक, फॉर द फर्स्ट टाइम
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार घास भूमि पक्षी जनगणना आयोजित की गई। जो ग्रासलैंड के बर्ड हैं उनका सेंसस, उनकी जनगणना करने के लिए काजीरंगा में एक जो है वो किया गया है, कंडक्ट किया गया है। क्या? पक्षियों को गिना गया है, जो घासीय मैदान के पक्षी हैं उनको गिनने की एक कार्यक्रम किया गया है। द E10 सीरीज शिंकानसेन बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान विल ऑपरेट ऑन द मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन बन रहा है, बुलेट ट्रेन, उसमें E10 सीरीज की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन उसमें रन करेंगी। इन ट्रेन को किस नाम से जाना जाएगा? अल्फा एक्स। वाह, बढ़िया नाम है ये। अल्फा एक्स नाम से इन ट्रेनों को जाना जाएगा, बुलेट ट्रेन। ठीक, देखिए बुलेट ट्रेन भी बन रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है। आपको लगेगा कि महंगा है, जहाज से चले जाओ, ये सब फालतू की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनाना ही एक बड़े चैलेंजिंग काम है। ठीक, जापान की E10 सीरीज शिंकानसेन बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर संचालित होगी। ठीक, अगला क्या है? द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लेह एमिंग टू प्रमोट साइंस बेस्ड टूरिज्म। अच्छा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बढ़िया चीज़ है। अगर कहीं आप घूमने जाएं तो यहाँ जाएं। एस्ट्रो टूरिज्म के में क्या होता है कि यहाँ ऐसे अरेंजमेंट किए हुए हैं कि आपको नाइट वॉच करना है। अगर आपको नाइट वॉच, नाइट स्काई एक्चुअली वॉच करना है, रात में जो तारा, जिसको तारा देखना बोलते हैं, तारा देखना है अपनी भाषा में बोलें तो। अगर तारे वारे देखने में, ग्रहों को, प्लैनेट्स को देखने में आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ जाइए। यहाँ एस्ट्रो टूरिज्म है, यहाँ बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, प्राइवेट टेलीस्कोप है, सब कुछ है। मतलब एज अ टूरिज्म, साइंटिफिक पर्पज से नहीं, बस एज अ घूमने के पर्पज से, इंटरेस्ट के पर्पज से एस्ट्रो टूरिज्म लोग इस समय इंडिया में ट्रेंड चल रहा है। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में। चूंकि लद्दाख में क्या है कि बहुत ड्राई एयर है, ड्राई एयर है। तो ड्राई एयर होती है ना, तो जैसे मान लिया अगर ड्राई एयर है तो, और ये स्काई है, यहाँ बहुत सारी एयर है, तो ये क्या होगा? ब्लॉक कर देगा, टेलीस्कोप का व्यू ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन है जैसे यहाँ लद्दाख के पास, तो हवा बिल्कुल शुष्क होती है, नमी नहीं होती है, तो ये व्यू ब्लॉक नहीं होगा। तो स्टार्स और पूरी गैलेक्सी आपको, यहाँ तक कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है बहुत साफ दिखाई देगी। गाँवों में आपको देखते होंगे मिल्की, अगर आप पहचानना जानते हो मिल्की वे को, उसकी पट्टी को, तो दिखाई देगी। बैंड, जो मिल्की वे का बैंड है, हमारी गैलेक्सी का जो बैंड है, सेंटर है, एक्चुअली सेंटर बैंड है, सेंट्रल बैंड है, वो दिखाई देता है गांव में, जहां पॉल्यूशन वगैरह कम होता है। लद्दाख में क्या होता है कि पॉल्यूशन भी नहीं होता और हवा में नमी भी नहीं होती। गांव में हवा में नमी तो होगी, पॉल्यूटेंट भले नहीं हो, जैसे दिल्ली वगैरह में पॉल्यूटेंट बहुत है, हवा में नमी भी है। गांव में क्या है कि पॉल्यूटेंट नहीं है पर हवा में नमी तो है। लद्दाख में क्या है? पॉल्यूटेंट्स भी उतने नहीं है और हवा में नमी भी नहीं है, तो जिससे व्यू ब्लॉक नहीं होता और बढ़िया से दिखाई देता है। ठीक, लद्दाख में एक जगह है हेनले, आप जाइए वहां, बहुत बढ़िया जगह है। ठीक, अगला क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, हेनले में क्या हो रहा है कि यही एस्ट्रो टूरिज्म के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 25 जून एवरी ईयर एज अ संविधान हत्या दिवस। 25 जून 1975 को ही, मेरे ख्याल से 50 साल हो गए ना, इमरजेंसी, इमरजेंसी जो लगाई गई थी, उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि उसको संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी लगाना एक काला दिन मनाया था ना, ब्लैक डे इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसी वजह से संविधान हत्या के तौर पे मनाया जाएगा। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली विल बी लॉन्च इन अमरावती आंध्र प्रदेश बाई 2026। अब देखना ये अब लॉन्च होगी कि नहीं होगी। क्वांटम अब शब्द आ गया है तो अधिकारी लोग क्या है, इसी के पीछे पीछे घूमने लगे हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली इंडिया में लॉन्च हो रही है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब ये न्यूज़ आपको याद रखना है। सॉरी। अचीविंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, गोवा डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। उल्लास नव भारत साक्षरता एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया कि जो वो बच्चे जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाए उनको दोबारा से पढ़ाया जाए। तो क्या होगा कि उस कार्यक्रम के अंदर गोवा भारत का पहला जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया। भारत का नहीं, वैसे पहला नहीं बना, गोवा डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ फुल्ली लिटरेट स्टेट, पहला नहीं बना, पहला कोई और होगा, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कौन है, मिजोरम वगैरह है सर। दिस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस स्कीम के बारे में बात कर रहा है? उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा है। दिस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पीरियड 2022-27 टू एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इंडिविजुअल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव हु डिड नॉट अटेंड स्कूल। 15 साल से बड़े वो लोग, 15 की एज से बड़े वो जो है लोग जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, उनको शिक्षित किया जा रहा है। ठीक, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। कई सारे राज्य इस ऑर्डर में घोषित हो चुके हैं, त्रिपुरा भी, त्रिपुरा है कौन है मुझे न्यूज़ ध्यान नहीं पड़ रही। यह केंद्रीय सरकार की योजना 2022-27 के लिए लागू की गई, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना जो स्कूल नहीं जा पाए थे। अब देखिए मुझे क्यों नहीं ध्यान पड़ रहा, क्योंकि मैं पिछले एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, उस वक्त ये न्यूज़ थी, अब ये आ गया तो ये न्यूज़ हो गई है, अब ये नया राज्य आ गया तो मेरे दिमाग से एकदम उतर गया कि कौन है। तो ये कह रहा हूँ ना, 3-4 महीने में ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो उतर जाती है दिमाग से।
ठीक, तो इसको बड़ी चालाकी से याद करना होता है। ये तो बोरिंग चीज़ है, बकवास चीज़ है, इससे इस सब चीज़ों को पढ़ने से आपका दिमाग बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, मेरा तो ये मानना है। ये बिना मतलब की न्यूज़ पढ़ने से जो है ना, ये नहीं है बिना मतलब कि ऑब्वियसली लिटरेट हुआ, लेकिन बहुत सारी आप न्यूज़ देख रहे होंगे जिसका कोई लेना-देना नहीं है आपकी डेली लाइफ़ से। आपके इंटेलेक्ट से उसका लेना-देना कुछ भी नहीं है। तो उसको याद करने के लिए आपको दिमाग को थोड़ा-सा बहकाना होगा कि ठीक है यार, रट लेते हैं किसी तरीके से, नौकरी मिल जाएगी हमें। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च भारत जीपीटी, भारत जेन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। एलएलएम लॉन्च किया है किसने? भारत जीपीटी नाम है बस, एलएलएम है ये, एआई है, एलएलएम वगैरह कुछ नहीं, एआई है जिसको किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। फिर भी कोई यूज़ नहीं करेगा, कुछ नहीं, फालतू में लॉन्च किया, यूज़ नहीं करेगा। आप एक इंडिया का एआई गूगल पे खोज नहीं सकते, इंटरनेट पे जाइए एक इंडिया का एआई, उसमें एस से मिलेगा आपको लिखा हुआ। एस से सबसे बढ़िया इंडिया में लोग लिखते हैं, लेकिन काम सबसे इंजीनियरिंग का काम जो है, हम यूज़ किसका कर रहे हैं? हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, ग्रोक यूज़ करते हैं, और क्या जेमिनाई यूज़ करते हैं। ये सब एक ही देश में बना, कहाँ? यूएसए में। अपने देश में खूब निबंध लिखा हुआ है, बना कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन अनाउंस्ड इन नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर। भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देख रहे हैं, एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन अनाउंस्ड इन नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। मत पढ़िए ये न्यूज़, आएगा तो भी छोड़ दीजिएगा। चलिए पढ़ देते हैं, क्या फ़ायदा। इंडियाज फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन अनाउंस्ड इन नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर। दिस विल प्रमोट रिसर्च फॉर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजिशन एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब। वाह! भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र, देख रहे हैं क्या नाम देने में हम सबसे आगे हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, नहीं होगी लेकिन ठीक है। एशियाज डेवलपमेंट बैंक हैज विड्रॉन अ लोन ऑफ दिस मच डॉलर फ्रॉम द, अच्छा सिंपल सा क्या न्यूज़ है मैं बता रहा हूँ। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कोई लोन दिया था असम के कार्बी एंगलोंग रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए, उसको लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज ने विरोध किया, तो वो लोन एशिया डेवलपमेंट बैंक ने वापस ले लिया है, ठीक है। तेलंगाना विल डेवलप एन 80 एकड़ इको टाउन इन हैदराबाद इंस्पायर्ड बाय द जापान कित्याक्शु टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। 80 एकड़ इको टाउन डेवलप किया जाएगा, कहाँ पे? हैदराबाद में, और जापान से किसी शहर से ये इंस्पायर्ड है, ठीक। एक सेकेंड। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रोल्ड आउट ध्रुवा पॉलिसी। ये क्या एआई, ये मेरा ये एक्टिवेट हो गया, कुछ सुन लिया है, ये एक्टिवेट हो गया, ये कैसे बंद होगा? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज rolled out the Dhruva policy to develop a geo-coded digital address system boosting efficiency in e-commerce, logistic, governance and public-private innovation, ठीक है। इसको जरा हिंदी में पढ़ते हैं, आपको हिंदी में समझ में आएगा। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने ध्रुव नीति, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जियो कोडेड डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है, जिससे ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, शासन सेवाओं की दक्षता बढ़ेगी और सार्वजनिक निजी नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक। ये काम की न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि ये जो ये चीज़ किया जा रहा है, न्यूज़ इसलिए काम की है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये चीज़ किया जा रहा है वो लोगों को जो है काफ़ी राहत दिलाएगा। इसमें क्या किया जा रहा है कि ध्रुव, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, पढ़िएगा, ठीक। ये किया गया जा रहा है, ये लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि एड्रेस को क्या कर दिया जाएगा? कोडेड कर दिया। जैसे आधार कार्ड का आपका फिक्स कोड, आपका नंबर है ना, आधार कार्ड का आपका जो नंबर है 12 डिजिट का, उसी तरीके से घर का एड्रेस का भी एक फिक्स नंबर होगा, तो ताकि जो है लॉजिस्टिक्स, कोई चीज़ सामान पहुंचाना हो, शासन कोई आपको, मान लिया आपको जिला प्रशासन की तरफ से कुछ मिलना हो, वो सब आपको डायरेक्ट घर की तरफ मिल जाएगा, तो जो पोस्टमैन है उसको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, समझ रहे हैं क्या? तो वो जीपीएस वगैरह का यूज़ करके ये बढ़िया चीज़ है, ठीक। जैसे आधार वगैरह का बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम हुआ है, जो आधार सिस्टम है हमारे यहाँ, आधार और ये यूपीआई वाला जो मिला करके, और बैंक, जो ये तीनों की तिकड़ी है ना, ये दुनिया में इसकी मिसाल कहीं नहीं है। आप देखते होंगे जीवन कितना आसान, यूपीआई वगैरह से, आधार से जो है चीज़ें, वरना एक सिम लेने के लिए पता चलता था कि, ठीक। तो कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, चीज़ों को इम्प्रूव करता है, तो इसीलिए टेक्निकल सेक्टर में भी जो है काम होना चाहिए, ठीक। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, और सिंपल ये जो बताया वही लिखा हुआ है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। एज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहले लेक्चर में बताया था कि
आपके अपने छतों पर क्या लगाना है कि सोलर पैनल लगाना है जिससे मुफ्त में बिजली मिले। ठीक, तो राजा खास विलेज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज, फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया। पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना भारत सरकार की एक रूफ टॉप सोलर योजना है जिसके तहत घरों को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकती है आपको। आपने सोलर पैनल लगा लिया तो उससे जो बिजली जनरेट होगी वो 300 यूनिट के करीब होगी। और समझ रहे हैं ना, 5 लोगों के घर में 200 यूनिट बिजली का बिल, 300 यूनिट बहुत होता है। ठीक, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली के बिल भी कम होंगे। ठीक है, तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। अगर ये सक्सेसफुल होती है, बाबू लोग गड़बड़ नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। Marking a major infrastructure milestone, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the world's highest railway arch bridge, the Chena Bridge, on June 6, 2025 in रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चेना ब्रिज का लॉन्च किया है। ये क्या किया है, ये वर्ल्ड दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। आर्च ब्रिज ऐसे आर्च ब्रिज है, दिखता होगा आपको दोनों साइड से। चेना ब्रिज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज बिल्ट ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग ओवर द चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका नाम चेनाब ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया। ठीक, अगला न्यूज क्या, ड्यूरिंग हिज विजिट टू कटरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹4,600 करोड़ इंक्लूडिंग इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज है, द कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेट किया, और माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, इस मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया है। ठीक, 46,000 करोड़ का। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला केबल स्टेट, जैसे ये पहला आर्च ब्रिज था ना, अब देखिए एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मान लीजिए तो न्यूज में था तो नहीं कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये जो मिलती जुलती न्यूज है ना, अब चेना ब्रिज क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज है, लेकिन ये जो ब्रिज है अंजी ब्रिज जो है, ये केबल स्टेट है, ये केबल से टिका हुआ है, ऐसे केबल केबल दिखाई देगा, रेलवे ब्रिज है। ठीक, गिविंग लीगल स्टेटस टू मल्टीपल रीजनल languages, President Draupadi Murmu has approved the Ladakh Official Regulation Act recognizing English, Hindi, Urdu, Bhoti and Purgi as the official languages of Ladakh। द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, एक रेगुलेशन पास किया जिसमें इंग्लिश को, हिंदी को, उर्दू को, भोटी को और पुर्गी को, पुर्गी पढ़ते हैं ना, हाँ पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज लद्दाख की डिक्लेयर की है। ठीक, ये आखिरी न्यूज़ थी। और फिर से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, MCQ 99 रुपीज़ में है। ये 26 जनवरी के बाद से बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 599। चूंकि इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा सा प्री एक्टिव हैं, उनको हम एक इनाम तौर पे दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये बाद में जहाँ तक जो मुझे बताया गया 599 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक, गूगल प्ले पर सिलेक्ट सिविल्स ऐप है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जरूर कॉन्टैक्ट करिए। पढ़ना हो नहीं पढ़ना, खरीदना हो, कुछ नहीं है, 99 रुपये में आप खरीद करके क्या ही बना देंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम हम सभी किस लिए लगे हुए हैं कि जो है भाई लोगों को नौकरी मिल जाए, और ठीक है, हम जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसीलिए लगा हुआ है, बाकी पैसा आता है तो वो सेकेंडरी है। ठीक, उलगुलान क्या है बताया ना, GS2 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक वीडियो लेक्चर की सीरीज है, उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक, और ये मंथन है मेंस की स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज टाइप का है मेंस के लिए। ठीक, डिटेलिंग आपको गूगल प्ले पर सिलेक्ट सीरीज नाम के ऐप पर मिलेगी। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।